अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास क्लास 6 का मैथ का जो पास्ट पेपर है उसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। उसमें वो ये कह रहा है कि चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी इसमें मल्टीपल चॉइस है, इसमें से हमने एक आंसर करेक्ट जो है वो फाइंड करना है। कह रहे हैं ऑन एवेल्यूएट इन 36 डिवाइड बाय -3 गिव्स। तो 36 को अगर 3 पे डिवाइड करें -3 पे तो कह रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल सा है ये, देखें अगर हमारे पास क्या हो 36 को हम डिवाइड, क्योंकि ये प्लस कैसे डिवाइड कर दें -3 से, तो होगा क्या प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और 3 वन ज़र 3 टू ज़र, तो हमारे पास -12 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये देख सकते हैं कि जी हमारे पास -12 ये वाला जो है ये ऑप्शन करेक्ट है, इसको मैं साथ टिक भी लगा दूँ। नेक्स्ट जो है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, और इसमें ना दो नंबर का जिक्र हुआ है, एक प्राइम है और दूसरा क्या है कंपोजिट। दो किस्म के नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जिस पे सिर्फ अपना टेबल जाए, कोई दूसरा टेबल ना जाए। लाइक पहले थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एक आपने प्राइम को समझना है और दूसरा जो है ना कंपोजिट नंबर को समझना है। ठीक है जी, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए प्राइम नंबर में होता है 2 3 5 7, लाइक ऐसे। अब जैसे 9 15 लिख लो, 12 लिख लो, 6 लिख लो, ये सारे क्या आएंगे, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। एक इसका 1 भी फैक्टर होता है, 3 भी फैक्टर होता है और इसका 9 भी फैक्टर है। इसके 3 फैक्टर हैं, जबकि इसका क्या है 1 और क्या है ये 2 फैक्टर है। इसका देखो 1 और क्या है 3 फैक्टर है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। एक उसका अपना फैक्टर होता है, यानी उसको डिविजिबल बाय इटसेल्फ होता है, यानी 3 है तो 3 से डिवाइड होगा और दूसरा 1 से डिवाइड होगा। 5 है तो 5 अपने नंबर टेबल से डिवाइड होगा और 1 से होगा। तो ऐसे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जिन पे 2 से ज्यादा, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 तो इसके होते हैं, इसके 2 से ज्यादा होते हैं। तो इनमें 75 एक ऐसा नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है। बाकी 97 देख लें, 61 देख लें और 67 देख लें, ये 3 वो नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं। इन पर अपने टेबल के अलावा कोई टेबल नहीं जाता। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रेशियो इक्विवेलेंट टू 3:1। कह रहे कि 3:1 जो है, सॉरी 3:7 जो है वो कौन सी जो यहाँ 3 ऑप्शन है इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का ये मतलब, अब देखो उसने क्या लिखा हुआ, देखो जी 3 रेशो उसने लिखा हुआ है जी 7। तो अब इक्विवेलेंट का मतलब है कि सेम टेबल से अगर मैं फर्ज करूं, मैं आपको एक समझाने के लिए बताता हूं, अगर इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 3 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 3 3 9, 3 7 21 आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता फर्ज करूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 2 6 और 14। ये अब देखो ये भी इक्विवेलेंट है और ये भी। इनमें से देखते हैं आपको हमारे पास कौन सा है। अब देखें 3 और 9 तो हो नहीं सकता, 6 और 10 नहीं हो सकता क्योंकि 6 के साथ 14 आता है, और 18 और 49 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 को 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करो तो 7 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 के साथ जो इक्विवेलेंट होगा 42 होगा, जबकि उसने कितना दे दिया 49। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है कि 3 3 9 3 7 21। व्हाट इज द परसेंटेज इक्विवेलेंट टू 0.9। अब देख ये उसने ना दे दिए, कह रहे हैं इसमें ना इक्विवेलेंट 0.9 क्या होगा। अब जैसे 90% है, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब 90% है तो जिस नंबर के साथ परसेंटेज होता है उसके नीचे क्या लगाया जाता है 100 लगाया जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 90 डिवाइडेड बाय 100। अब इसका पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है पॉइंट इसका कहाँ पे एंड पे है। तो जब भी पॉइंट एंड पे हो और कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो 10 से 100 से 1000 से, तो देखा इसका कितने जीरो है, 2 जीरो, तो इसका मतलब है 2 स्टेप पॉइंट ने इधर मूव करना है। तो इन 2 जीरो की वजह से 2 स्टेप इधर मूव होके क्या आ जाएगा 0.90, या फिर आप इसे लिख सकते हो 0.9। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 0.9 किसका आएगा, ए का। जबकि इसका देखें तो 0.09 आएगा, इसका 0.1 आ जाएगा, इसका 0.009 आएगा। ठीक है, इन सेट नोटेशन ये इसको कहते हैं फाई, ये एम्प्टी सेट और नल सेट की जो है ना डोनेट करने के लिए ये सिंबल यूज होता है, तो इसका ये नल सेट आ जाएगा। अब कह रहा ऑल द ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाई द गिवन सेट एक्सेप्ट। कह रहे कि ये जितनी भी स्टेटमेंट है जो हमें ये उसने दी हुई है नेक्स्ट, इसमें ये ए बी ये जो 4 ऑप्शन है, कह रहे सिर्फ क्या है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाई द गिवन सेट, कि जो गिवन सेट ये वाला दिया हुआ है ये सारी स्टेटमेंट जो है ये सेटिस्फाई करती हैं सिवाय एक को कह रहे छोड़ के। अब वो कौन सा है, अब पहले सेट को देखते हैं वो क्या है। x such that x is a set of even
प्राइम नंबर। कह रहा है कि ये ना क्या है कि इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर यानी कि जो 2 है ये एक वाहिद नंबर है, ये जो क्या है कि इवन भी है और प्राइम भी है, यानी कि प्राइम नंबर में इवन है, बाकी सारे ये ऑड नंबर है। तो अब ये पहला ऑप्शन कह रहा है गिवन सेट इज अ फिनाइट सेट। यस, फिनाइट सेट होता है, यानी कि फिनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके नंबर गिने जा सके, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम बता सके कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। इसमें एक एलिमेंट है तो हम बता सकते हैं, इसलिए ये फिनाइट हो सकता है। गिवन सेट इज अ सिंगलटन। अब कह रहे हैं कि ये सिंगलटन सेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट पाया जाए। तो यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट की बात हो रही है 2 की, तो इसलिए ये भी सेटिस्फाई कर रही है। गिवन सेट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। बिल्कुल ये एम्प्टी सेट भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट तो है, 2 तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये देखो, ये तीनों जो ऑप्शन है ए बी डी सेटिस्फाई कर रही हैं, जबकि ये नहीं सेटिस्फाई कर रही। गिवन सेट इज एन इनफिनाइट सेट, कि भाई ये इनफिनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो उसने फिक्स नहीं दिए होते, वो अनलिमिटेड होते हैं, आगे कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास इसका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। द यूनिवर्सल सेट सी, कह रहे हैं द यूनिवर्सल सेट फॉर सी एंड बी। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर सी में ये दे दूं और बी ये दे दूं तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अब देखें इसमें क्या है, 2 3 5 7 ये सारे प्राइम नंबर हैं, इसमें 1 4 6 8 है। अब ये देखें दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट में वो तमाम नंबर पाए जाते हैं जो इन सेट में गिवन हो। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें ये 4 नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे और ये 4 भी एग्जिस्ट। इसका मतलब 1 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, 4 5 6 7 8, यानी 1 से 8 तक होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर इसमें आते हैं, इसलिए यही वाला इसका करेक्ट आंसर है जो कि सी है। The coefficient of y cube in the expression y minus y cube plus y square is। अब वो कह रहे हैं कि ये कोफिशिएंट, देखिए कोफिशिएंट को समझना है कि कोफिशिएंट होता क्या है। अब मेरे पास अगर जो लिखा हो 2x क्यूब लिखा हो, तो इसमें ये जो 2 होता है ना, इससे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। इससे कहते हैं जी कोफिशिएंट। ये जो होता है ना, इसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। और ये जो होता है ना, इसे एक्सपोनेंट कहा जाता है, ठीक है, पावर भी कहते हैं। एक्सपोनेंट भी इसे आप कहते हो या फिर पावर भी आप कहते हो, बस ये चीज आपने सुनी। तो अब अगर सिर्फ मैं इधर एक्स क्यूब की जगह में लिख लूँ माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ जो कोफिशिएंट था वो 2 था, तो इधर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 1 तो है ना, तो -1, तो यहाँ पे वो वाला केस है। तो ये जो y है ये -y है, तो इसका मतलब इसके शुरू में 1 तो है ना, तो -1 जो है इसका कोफिशिएंट होगा। तो ये वाला जो आंसर है ये हमारा करेक्ट होगा। द एक्सप्रेशन फॉर, अब ये थोड़ा सा समझना, द एक्सप्रेशन फॉर सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, कि भाई 2 टाइम पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब है कि जो स्क्वायर रूट है वो 2 दफा है। 2 टाइम द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, 2 टाइम का मतलब है कि अगर स्क्वायर रूट किसका है, एक्स का, एक्स है, और फिर देखो क्या है, एक्स है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फ्रॉम ट्वाइस ऑफ वाई, यानी कि ट्वाइस ऑफ वाई का मतलब है कि वाई 2 दफा है, वाई प्लस वाई, यानी से आप कह सकते हो जो 2y या 2y। तो अब कह रहे हैं कि आपने कहना कि ये चाह रहा है कि जो अगर y को डबल कर दो और उसमें से अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स माइनस करें तो फिर क्या बनता है। तो भाई ये बनता है जी 2y माइनस 2 अंडर रूट एक्स। तो अब देखें यहाँ से हो गया जी, सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। द एज ऑफ अ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ सन इफ द एज ऑफ सन इज 15। अब वो कह रहे हैं कि जो सन है ना, और देखो जी सन है और ये क्या है जी, फादर है, जो सन की एज है फादर की उससे 3 गुना है, तो लाजिम बात है, इसका मतलब है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर सन 15 है तो फादर फिर कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अगर सन की 15 है तो ये 45 का हो जाएगा, क्योंकि जितना साल का बेटा है फादर उसके 3 गुना है, यानी 3 टाइम्स है, तो 45 इज द करेक्ट, ठीक है। What will be the perimeter of a square if its side is इक्वल टू L। अब स्केयर क्या होता है, स्केयर एक ऐसा होता है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी सारी साइड्स को जो जमा किया जाता है तो पेरीमीटर बनता है। तो हमारे पास 4L जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ तक होगा। नेक्स्ट, What will be the area of rectangle if length and breadth 10 और 6 सेंटीमीटर। अब देखो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इस तरह की एक शेप होती है, ठीक है जी,
जिसमें कह रहे हैं कि अगर उसकी ये लेंथ 10 हो, 10 सेंटीमीटर हो और ब्रेड्थ क्या हो 6 सेंटीमीटर हो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 10 6 जार 60 होगा, 10 6 जार 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा कि लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया जाता है। 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे कुछ उसने एक टेबल को हमने कंप्लीट करना है। कहीं पर उसने परसेंटेज दे दिया तो डेसिमल और फ्रैक्शन पूछ रहा है, कहीं डेसिमल दे रहा है तो परसेंटेज और फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन दे दी तो डेसिमल और परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है ना, उसको हमने करना है। क्या दे दिया उसने, 7 डिवाइड बाय 5 25 दे दिया। तो बहुत आसान से आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ना सॉल्व किया तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो 7 डिवाइड बाय 25 है, तो अब मैंने क्या किया कि 7 को अंदर रखना है, 25 को बाहर रखा। अब देखो जब पॉइंट लगाओगे तो नीचे आपको 0 लगाना पड़ेगा। मैं दोबारा यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ये वाला। अब देखो हमारे पास 7 को हमने अंदर रखा और 25 को आपने बाहर रखना है। ऊपर पॉइंट लगाए, नीचे 0, तो 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा जी 50। फिर देखो 20 पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 20 का टेबल 25 का टेबल 8 टाइम जो है ना वो 200 होता है। तो 0.28, ये देखें 0.28 हमारे पास क्या आ गया, डेसिमल। जे अगर ये नंबर दूसरा उसने दे दिया जी 7/25 जो कि फ्रैक्शन में दे दिया। अब इस फ्रैक्शन को हमने क्या करना है कि जी चेंज करना है परसेंटेज में। तो जिस नंबर को परसेंटेज में चेंज करना उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 25 का टेबल 4 टाइम जाता है, तो ये 7 और 4 कितना आ जाएगा जी 28 हमारे पास कितना आ जाएगा 28%। तो ये देखें 28%। तो हम जो साथ साथ फिल कर लेते हैं। तो पहला जो है वो क्या आ जाएगा जी 0.28 और ये आ जाएगा जी 28%। पहला पार्ट हो गया। अच्छा, दूसरे में उसने हमें डेसिमल दे दिया। तो डेसिमल को आपने क्या करना है कि जब फ्रैक्शन में चेंज करना है तो पॉइंट की जगह क्या लगता है 1 और नीचे आगे आपने लगा देने हैं जी 2 नंबर हैं तो 2 0। बिल्कुल ऐसे ये देखें ये था। इससे हमने क्या किया कि इस पॉइंट की जगह 1 लगाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 2 0 लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 31/100 आ जाएगा। ये 31 क्या आ गया जी 100 फ्रैक्शन में। अब हमने क्या करना है कि इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो जो फ्रैक्शन है उसी को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि या यूं समझिए कि इसी नंबर को हमने यहाँ लिखा पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट थे 2 0 लगाए, मल्टीप्लाई बाय 100%। जिसको वैल्यू को हमने परसेंटेज में चेंज करना होता ये है कि उसको आपने 100% से मल्टीप्लाई कर देना होता है। आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। 31 अगर 100 लिखे ना और मल्टीप्लाई बाय 100% करें तो होगा क्या कि 100 से काट के 31% ही आ जाएगा। या यूं समझें कि इस पॉइंट की जगह 1 लगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 2 0 लग गए और 7 मल्टीप्लाई बाय 100%। क्यों कि परसेंटेज में चेंज होने के लिए 100 को 7 मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास 31। तो इधर आपने लिख देना है जी 31 और 7% लिख देना है। अब 94 वाला है, इसके साथ परसेंटेज है, तो जिस नंबर के साथ परसेंटेज होती है उसके नीचे क्या लगता है 100 लगता है। तो अब देखें 94 है, तो 94 को अगर आपने परसेंटेज में चेंज करना है तो बहुत आसान है। उसको आप यूँ समझें कि देखो हमारे पास क्या है जी 94 है, तो परसेंटेज का मतलब है कि उससे आपने डिवाइड कराना है 100 से, उसको आपने 100 से डिवाइड करा देना है। अगर आपने 100 से डिवाइड करा रहे हैं तो फिर ये होता है कि अगर पॉइंट नहीं है तो उसका पॉइंट एंड पे है। तो ये 2 0 इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका पॉइंट 2 स्टेप इधर आएगा 1 2। तो ये आ जाएगा जी 0.94। 0.94 ये क्या आ गया, परसेंटेज से डेसिमल में ऐसे चेंज होता है। तो 0.94 आ गया, तो आपने यहाँ लिख देना है 0.94 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो ये फ्रैक्शन में ये है कि हमारे पास जो परसेंटेज वाला नंबर होता है ना उसका मतलब होता है नीचे 100 लगा दो। यानी आपने 94 लिखा तो जिस नंबर के साथ परसेंटेज होता है उसके नीचे आप 100 लगाते हो तो वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, तो 94/100 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया ना क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 3 में वो हमें कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेट्स एज फिनाइट, इनफिनाइट, सिंगलटन और एम्प्टी। हमने यहाँ पर इन बताना है कि जो सेट है वो फिनाइट है, इनफिनाइट है, सिंगलटन है और एम्प्टी। एम्प्टी होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, बिल्कुल नल सेट हो। सिंगलटन का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एंट्री हो, एक ही एलिमेंट हो, वो होता है सिंगलटन। और इनफिनाइट का मतलब होता है एक ऐसा सेट होता है जो कि नॉन स्टॉप चलता रहता है, यानी कि कंटिन्यूस होता है, वो एंड नहीं होता। फिनाइट होता है कि उसमें लिमिटेड नंबर होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमें पता होता है। अब जैसे कह रहे हैं कि मैं देखें इस सेट के अंदर हमारे पास एक ही वर्ड लिखो मैं, तो ये क्या है हमारे पास क्या होगा जी सिंगलटन होगा।
क्योंकि सिंगल है, एक सेट है और उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, दैट इज में। ऑड नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4। अब हमने बताना है कि जो ऑड नंबर डिविजिबल बाय 4 हो, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आएगा। मैं बताता हूँ क्यों एम्प्टी क्यों आएगा। एम्प्टी इसलिए आएगा, कह रहा है कि ऐसा ऑड नंबर जो डिविजिबल हो 4 से, तो 4 से तो कोई भी नंबर जो ऑड होता है वो डिवाइड नहीं होता। ऑड होता है 1 3 5 7 9 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। तो ऑड नंबर तो ऑड नंबर से ही का ही डिविजिबल होता है, इवन का नहीं हो सकता। इसलिए ये एम्प्टी सेट यानी उसके अंदर कोई भी सेट एंट्री यानी एलिमेंट नहीं आएगा, तो वो खाली होगा। अगर एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज एन इवन, कह रहे हैं कि ये बताओ कि एक नंबर प्राइम होना चाहिए और वो इवन होना चाहिए। तो देखें वो हमारे पास क्या होगा, सिंगल्टन सेट होगा। उसकी वजह ये है कि होता ये है कि हमारे पास जो एक ही प्राइम नंबर है दैट इज 2, यानी मैं लिख देता हूँ वैसे ये 2 यानी एक ही होगा कि प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 इस तरह चलते रहते हैं। लेकिन 2 वाहिद नंबर है जो प्राइम है और इवन भी है, ठीक है। इसलिए वो क्या कह रहा था कि प्राइम बताओ जो कि इवन भी हो, तो वो 2 है। ए इज अ सेट ऑफ वाउल इन द वर्ड मैथमेटिक्स, कि भाई आपने ये बताना है कि जो मैथमेटिक्स के अंदर कौन से जो वाउल हैं वो बताने, तो सेट क्या होगा। लाजमी बात है वो जो सेट होगा वो फेनाइट सेट होगा। फेनाइट का मतलब होता है कि उसके एलिमेंट जो हैं वो गिने जा सकें। कैसे, यानी इसमें क्या क्या हो सकता है, एक ए है और दूसरा यानी कि ई है और आई है। ये इस मैथमेटिक्स के अंदर यानी एम तो नहीं है ना, एम तो वावल नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है। ए देखे वावल है, टी एच जो है ये कॉन्सोनेंट है, ई देखें अगेन वावल है, एम जो है कॉन्सोनेंट है, ए वावल है, टी जो है कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है और एस कॉन्सोनेंट है, आई जो है वो वावल है। अब देखिए नेक्स्ट में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0। तो इंटीजर जो होते हैं ना वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, वो एंड नहीं होते, क्योंकि उसने यहाँ लिमिट नहीं बताई। कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि ये इनफिनाइट होगा, कि ये इंटीजर क्या होंगे। कह रहे हैं 0 से बड़े, तो मैं वैसे सेट अगर मैं मेंशन करूँ 0 से बड़ा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इस तरह आगे कंटिन्यूस में चलेंगे, तो ये इनफिनाइट सेट होगा, यानी कहीं पर एंड नहीं हो रहा। आगे अगर हम बात करें अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन अ स्कूल। अब देखो ऑल द चिल्ड्रन इन स्कूल क्या होगा, फिनाइट होगा। क्यों, कि जो चिल्ड्रन होते हैं किसी भी स्कूल के अंदर उनको गिना जा सकता है। किसी भी स्कूल के अंदर उनकी तादाद जो होती है वो काउंटेबल होती है, ठीक है। तो ये हो गया जी क्वेश्चन 3। 4 में सिंपल हमने क्या करना है कि बताना है कि मैच करना है। तो अब देखें पहला एक्स ओवर 3, तो ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें एक्स ओवर 3, ये 3 जो इसके नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 15, एक्स इक्वल टू 15, तो ये 15 से मैच करेगा। यानी ये देखें ये आके ये इस 15 से मैच कर गए, ठीक है। नेक्स्ट है जी एक्स ओवर 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6। तो इसको हमने थोड़ा सॉल्व करना है, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया एक्स ओवर 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6। पहले 9 जो है इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 9 में से आपने 6 निकाल देने तो पीछे बचेंगे 3, यानी प्लस 3 बचेगा। एक सेकंड हो सकता है नजर ना आ रहा हो, अच्छा इस तरह हो सकता है जी, पिछले वाला नज़र ना आया हो, मैंने उस कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो पहला यानी ये था 3 इसके नीचे डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 5 3 ज़ा 15 हो गया। ये देखें इस 9 को उधर लेके गया प्लस 9 हो गया। फिर देखें 9 में से 3 6 जाएंगे तो पीछे 3 बचेगा, 9 बड़ा है तो साथ प्लस का साइन आएगा। ये 4 देखें इसके नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाकर मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो एक्स इज इक्वल टू 12, वेयर इज 12, ये 12 है। ये यानी इसका आंसर ये है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो ये देखें 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, तो ये 3x इसी तरह 5 को उधर जाकर माइनस कर दिया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नंबर इस साइड पे आके डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 3 का टेबल 3 टाइम जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये वाला जी 3, वेयर इज 3, ये है 3। तो कौन सा है जी, ये वाला है ना, ये देखो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल में इसके सामने है, ये देखो इसके बिल्कुल सामने। अगला है 6x, देखें 6x इज इक्वल टू 30। तो देखें 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होता है। तो 6 का टेबल कितनी दफ़ा, 5 टाइम, x इज इक्वल टू -5। तो इसका जो आंसर है आ जाएगा जी x इक्वल टू -5। ये देखें -5 ये है, तो ये देखिए जी इधर आ गया x इक्वल टू -5। अगला है जी x ओवर 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। तो हमने लिख दिया जी x ओवर 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5।
तो +9 को इधर इधर ले गए, ये माइनस हो गया क्योंकि इक्वल के उस तरफ जब नंबर जाता है तो साइन चेंज होता है। तो 9 में से 5 निकाल देंगे तो पीछे 4 बचेंगे, 9 बड़ा है इसलिए साथ साइन लगेगा माइनस का। 2 इधर देखें डिवाइड हो रहा, जब इधर डिवाइड हो रहा है तो लाजमी बात है दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो 4 2 ज़र 8, तो -8 जो है -8 वेयर इज, ये है -8। तो ये वाला देखो जी -8 की इक्वल, तो लास्ट में हमारे पास ये बच जाता है। तो हमने ये लिखा जी x - 2 इज इक्वल टू -3। तो ये जो 2 है इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, दैट इज -1। तो ये बच्चा भी वैसे आखिरी में यही था। तो आपने क्या करना है, इसको ये लेगा जी, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे कहता है जी कंप्लीट द टेबल फॉर ईच पैरेललोग्राम, यानी कि हमने क्या करना है कि पैरेललोग्राम ये कह रहा है उसमें कुछ डेटा उसने हमें दे दिया, जैसे हमें इसने बेस दे दी, हाइट दे दी और साइड दे दी, ये पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर रहा है। तो ये जो पार्ट 1 है और पार्ट 3 है वो बिल्कुल सेम है, जो पार्ट 2 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया हुआ है, सॉल्व किए हुए, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये देखें जी, एरिया जो पैरेललोग्राम होता है ना, एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस हमारे पास 10 है, हाइट हमारे पास क्या है 5 है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका हमारे पास जो एरिया है ना, यस एरिया हमारे पास आ जाएगा जी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी बात है कि हमारे पास जो होता है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो होता है 2a + b से ये मुराद है कि हमारे पास जो ये साइड होती है ना, यानी कि ये साइड और बेस, यानी कि इन दोनों को बेस आ जाएगी और साइड आ जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास ए की जो ए की वैल्यू हमारे पास देखो क्या है 4 है, और जो बी है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी 10 है। इन दोनों को ऐड करो 14 2 ज़र 28 आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी पेरीमीटर आ जाएगा। तो या सम ऑफ ऑल साइड आप समझिए ना कि अगर ये साइड हमारे पास ए और बी क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ कि ए हमारे पास देखिए क्या है जी, ये जैसे हमारे पास ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। ये 10 है तो ये 10 है, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। 20 में आपने क्या करना है कि 4 और 4 को ऐड करना है, तो हमारे पास 28 आ जाएगा। तो ये आ गया जी 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड होता है। ये साइड 10 है तो ये भी 10 है, तो ये 20, 10 और 10 20 हो गया। ये 4 है तो ये भी 4, क्योंकि उसने खुद दिया साइड 4, तो 4 और 4 8, 10 और 10 20, 20 और 8 28। अब इसी तरह इसकी ये बिल्कुल सेम है, तो पहले ये वाला कर लेते हैं। इसमें देखो हमने क्या करना है, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। तो पार्ट हमारे पास आ गया जी थर्ड वाला, ये देखें एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। बेस 11 है, हाइट 3 है, तो 33 सेंटीमीटर के। देख सकते हैं कि बेस हमारे पास क्या है 11 है और हाइट हमारे पास क्या है 3 है, तो 11 3 ज़र 33। तो इधर आपने लिख देना है जी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। फिर पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है कि इन दोनों साइड को जमा करते हैं, यानी कि ये बी है ना, देख सकते हैं बी 11 है, तो इसका मतलब है ये 11 है तो ये भी 11 22 हो जाएगा। ये 4 है तो ये 4 है, तो 4 और 4 8। तो ये देखें इसका आपने क्या करना है a + b, ए जो है वो 4 है, बी जो हमारे पास 11 है, 15 2 ज़र कितना हो जाएगा जी 30। तो इसका कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि असल में ये सम ऑफ ऑल साइड होती है। ये हमारे पास 11 हो गया, ये हमारे पास भी 11 होगा, तो 11 और 11 22। फिर ये देखो क्योंकि 4 है तो ये वाली साइड भी 4, 4 और 4 8, और ये 11 और 11 22 और 8 कितना होता है 30 होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड, ये वाली साइड कितनी लंबी है, ये वाली कितनी है, ये वाली कितनी है, इन सारी साइडों की जो वैल्यू है ना उसको ऐड कर लेना है। ये 11 है, ये 4 है, ये 11 है, ये 4 है, वो खुद बता रहे हैं ना कि देखो बी की वैल्यू 11 है तो बी इधर 11 है तो इधर भी 11 होगा। कह रहा है ए की वैल्यू, ये देखो कह रहा है ए की वैल्यू 4 है, इधर 4 है तो इधर भी क्या होगा 4 होगा। अब इसमें हमारे पास आ जाता है जी, इसने देखो इसने हमें हाइट दे दी और दूसरा हमें साइड दे दी और दूसरा हमें क्या दे दिया एक एरिया दे दिया। तो अब देखो इसको आपने कैसे करना है, तो इसके लिए हमारे पास ये दो एरिया का फार्मूला लगा दिया बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया उसने हमें देखें कितना दे दिया 18, तो एरिया की जगह 18 लिख दिया। देखें बी जो है इसमें हमने क्या करना है फाइंड करना है, बी फाइंड करना है जबकि ए दे दिया, तो ए की जगह हमने बी ऐसे ही लिख दिया और एच सॉरी बी नहीं दिया, हमने एच लिखा। एच क्या है 3 है, तो क्योंकि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है ना, तो बेस हमने फाइंड करना है जबकि हाइट उसने हमें दे दी, इसलिए इस हाइट की जगह हमने 3 पुट किया। ये साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 3 6 टाइम, तो बेस आ गया 6, यानी कि बेस हमारे पास ये आके जी 6 मीटर आ गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर अगेन हमारे पास क्या होता है जी पेरीमीटर इज इक्वल टू a + b, ए यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो ये देखिए लेंथ b की वैल्यू है, b कितना है 6 है, तो ये देख सकते हैं कि b की जगह 6 लिख दिया। दूसरा क्या होता है कि ये वाली साइड जो है ये कितनी है 2,
तो ये देखो हमने क्या लिख लिया 2, तो 6 + 2 8, 8 2 16 मीटर आ गया। आप इस तरह समझ लें या यूं समझें कि यहाँ पर b क्या है 6 है, इधर 6 है तो इधर भी 6 होगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो दूसरा क्या है जी a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, 2 + 2 कितना है 4, तो 4 और 12 को ऐड करो तो 16 ही आता है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। लास्ट पार्ट इस का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो है कि जी लेस देन और ये ग्रेटर देन का होता है। अब 3 इज ग्रेटर देन -3, जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना वो तो हमेशा छोटे ही होते हैं, इवन कि ये 0 से भी छोटे होते हैं। असल में यूं को एक नंबर लाइन होती है, दरमियान में ना 0 होता है, इस तरफ ना जितने नंबर होते हैं ना ये सारे छोटे होते हैं, ठीक है, -3 इस तरह ना होते हैं, जबकि इस तरफ सारे नंबर जो होते हैं ना 1 2 3 ये 0 से बड़े होते हैं और ये सारे 0 से छोटे होते हैं। अब जो -1 है वो 0 से क्या है छोटा है, लेकिन 2 से क्या है बड़ा है, क्यों कि इसके साथ नेगेटिव साइन होने की वजह से। अब देखो -3 जो है, -3 क्या है 0 से, जैसे मैंने बताया कि इस तरफ सारे नंबर छोटे होते हैं, तो 0 क्या है छोटा है किससे, सॉरी -3 छोटा है 0 से, तो ये क्या आ जाएगा लेस देन 0 से 3 छोटा, यानी -3 छोटा है 0 से, तो -3 लेस देन 0। 5.3 इज ग्रेटर देन 8.5, बज़ाहिर 8 बड़ा है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना, तो जो नेगेटिव नंबर होते हैं बेशक बड़े हों वो अपने से छोटे वाले से लाजमी बात है छोटे ही होते हैं। अब -6 इज ग्रेटर देन -100, क्यों कि आपने हमेशा ये याद रखना है कि अगर माइनस के साइन हो ना, आपने दोनों के साथ हो, तो जो छोटा नंबर होगा ना वो क्या होगा बड़ा होगा बड़े नंबर की निस्बत। तो जैसे मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि अगर मैं ये 2 की बात करूँ, -2 की, -2 की के बाद जितने इस तरफ नंबर आएंगे बेशक 1000 तक चले जाएं, 10,000 तक चले जाएं, वो -2 से सारे इस तरफ क्या होंगे छोटे होंगे। ऐसे नंबर क्या होते जाते हैं छोटे होते जाते हैं, इस तरफ नंबर क्या होते जाते हैं बड़े होते जाते हैं। तो यूँ हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट भी जो है ना इस तरह स्टूडेंट हो गया जी कंप्लीट। ये कुछ इस तरह का था जी, ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर आ गया।